तो भाई बालकों एवं बालिकाओं, आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन जिसको हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री मतलब ये जो केमिस्ट्री का जो भाग है, इस भाग में हम किसी भी पदार्थ के परत मतलब ऊपरी परत पर होने वाली परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी पृष्ठ रसायन क्या है, तो आप कहोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा। वास्तव में बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आता है। पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के ऊपरी पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो ये है इसका परिचय। चैप्टर का नाम आप डालेंगे, फिर लिखेंगे परिचय, तो उसमें आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे कि एक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ के ऊपरी पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो जब पृष्ठ रसायन चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें पहली हेडिंग आती है अधिशोषण और अवशोषण। तो अधिशोषण और दूसरा है अवशोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस क्या है, पहले हम ये समझें। अधिशोषण को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं और अवशोषण को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ध्यान देंगे, एड डी है और यहाँ पे बी है, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, तो आपको सिंपल सी परिभाषा है इसकी। आपको ये कहना है कि जब किसी गैस या विलयन के कण मतलब अणु या आयन, जब किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ सामान्यतः ठोस, किसी पदार्थ सामान्यतः ठोस के ऊपरी परत पर चिपक जाते हैं, ऊपरी परत पर चिपक जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अधिशोषण। तो समझ में आपको, बस सिंपल सा डेफिनेशन है। तो बस आपको इतना कहना है कि जब किसी गैस या विलयन के कण अणु अथवा आयन, गैस या विलयन के कण अणु अथवा आयन किसी पदार्थ सामान्यतः ठोस के ऊपरी परत पर चिपक जाते हैं, मतलब उसके अंदर नहीं जाएगा, ऊपरी परत पर ही चिपक जाएगा, उसी परिघटना को हम अधिशोषण कहते हैं। और जब गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो उसे हम कहेंगे अवशोषण। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दो सबस्टेंस लिए। पहला सबस्टेंस ये हमने लिया, फर्स्ट सबस्टेंस जो हमने लिया वो है पॉलीथीन, और दूसरा सबस्टेंस हमने लिया स्पंज। आपने स्पंज का नाम सुना होगा, इससे सोफा वगैरह बनाया जाता है। स्पंज लिया और दूसरा क्या लिया, पहला क्या लिया पॉलीथीन, दूसरा लिया स्पंज। अब हम इन दोनों को अगर वैसे ही पानी में एक हमने पानी लिया। अब सबसे पहले हमने इस पॉलीथीन को उस पानी पे ऐसे रखा और फिर उस स्पंज को भी उस पानी पे ऐसे रखा। तो आप देखेंगे कि जब ये पॉलीथीन पे रखा गया है, पॉलीथीन पानी में रखा गया और स्पंज पानी में रखा गया, अब दोनों के यदि आप निकाल के जब देखेंगे तो अब पॉलीथीन के ऊपरी परत पर पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो ऐसे चिपकी मिलेंगी, उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, वो इसको ऊपर ही चिपके हुए मिलेंगी। जबकि जो हमारा स्पंज है, उस स्पंज को जब हमने डाला तो जो पानी की बूंदें हैं या पानी है वो उसके ऊपरी परत पे नहीं चिपका, वो उसके अंदर प्रवेश कर गया। तो अब हम दोनों में डिफरेंस कर देते हैं। जो पॉलीथीन था वो क्या करवाएगा, अधिशोषण, क्योंकि ऊपरी परत पे चिपका हुआ है। जो स्पंज है वो क्या करवाएगा, अवशोषण, क्योंकि उसके अंदर प्रवेश कर गया है। तो बस यही है, सिंपल से टॉपिक है। अधिशोषण जो है उसके ऊपरी परत पे होता है, किसी पदार्थ के ऊपरी परत पे। अवशोषण उसके अंदर, उसके बल्क में यानी उसके स्थूल में प्रवेश कर जाता है। तो ये रहा अधिशोषण और ये रहा अवशोषण। तो जब अधिशोषण, तो अब हमें बात करनी है, जो चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम है हमारा पृष्ठ रसायन, और हमने दो टॉपिक उठाए। इन दो टॉपिक्स में अब यदि आप देखो तो पृष्ठ जो है वो डिपेंड करता है अधिशोषण से।
अवशोषण तो उसके बल्क में मतलब स्थूल में चला जा रहा है, यानी ये उस पूरे सबस्टेंस को लेके चलेगा, पूरे पदार्थ को लेके चलेगा, लेकिन ये जो टॉपिक है वो केवल उसकी ऊपरी परत को लेके चलेगा। इसलिए स्पृष्ट रसायन में हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम इसकी केवल परिभाषा लिख लेंगे बस, और हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो अधिशोषण जब होता है तो उसमें जो पदार्थ लिए जाते हैं उनके नाम होते हैं। जब अधिशोषण की परिघटना होती है तो जो पदार्थ लिए गए हैं उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे माना अब अधिशोषण को दो भागों में, दो चीजों में बांट दिया। पहला होता है अधिशोष्य और दूसरा होता है अधिशोषक। क्या समझेंगे? सिंपल सा टॉपिक है, अधिशोष्य और अधिशोषक। अगर नाम से हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का ट्राई करें तो अधिशोष्य का मतलब जिसमें हुआ है, अधिशोषक का मतलब जिसने करवाया है। तो ऐसे हम आपको बता देते हैं कि जब वो पॉलीथीन लिया गया था और उसको पानी में रखा गया तो पॉलीथीन के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें चिपक गई थी। तो जब चिपक गई थी तो जो चिपका हुआ है, जो यानी गैस या यहाँ पे पानी चिपका हुआ था, तो जो पानी चिपका हुआ है उसे हम अधिशोष्य कहते हैं। और जिसने चिपकाया मतलब कि पॉलीथीन ने चिपकाया उसे हम अधिशोषक कहते हैं। तो अब रही बात इनकी परिभाषा की, तो अधिशोष्य क्या है और अधिशोषक क्या है? वह पदार्थ जिस पर अधिशोषण की परिघटना होती है, वह पदार्थ जिस पर अधिशोषण की परिघटना होती है, जैसे पॉलीथीन और पानी के केस में पॉलीथीन, वह पदार्थ जिस पर अधिशोषण की परिघटना होती है उसे हम अधिशोषक कहते हैं। और अधिशोष्य वो पदार्थ या अधिशोषण के प्रक्रम में जो पदार्थ अधिशोषित होता है, जो पदार्थ अधिशोषित होगा उसे अधिशोष्य कहेंगे, और जो पदार्थ अधिशोषण कराएगा या जिस पदार्थ पे अधिशोषित हुआ है उसे हम अधिशोषक कहेंगे। मतलब अधिशोषक वो है जिस पर चिपका हुआ है और अधिशोष्य वो है जो चिपका हुआ है। तो अंतर समझ लेंगे आप अधिशोष और अधिशोषक में। तो अब हम अगले आगे बढ़ते हैं। अधिशोष और अधिशोषक के बाद इसके प्रकार अब हम पढ़ेंगे, अधिशोष और अधिशोषक के प्रकार। तो अब हम दूसरा हेडिंग डालते हैं, प्रकार में आप यहाँ कहोगे अधिशोषण के प्रकार। सिंपल सा है, कुछ है नहीं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण को दो वर्गों में बांटा गया, पहला ए और दूसरा बी। ए जो है वो है भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण। अच्छा, तो एक सवाल उठ रहा है कि ठीक है भाई, वो चिपक रहा है, पॉलीथीन पे चिपक रहा है, छोड़िए, जाने दीजिए, क्या जरूरत है? ये पढ़ने का हमारा मेन मुद्दा क्या है? हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसके मतलब इसका कहीं यूज है क्या? मतलब केमिस्ट्री के ब्रांच में इसका कहीं भी यूज है क्या? हाँ, बिल्कुल यूज है। तो अब कहोगे आप कहाँ भी यूज है? तो इसका यूज हम आपको बता देते हैं, बंध बनाने में। बंध का मतलब जैसे किसी भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से बंध बनाना होता है। बंध का मतलब होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जो आकर्षण होता है दो पदार्थों के बीच, उसी को हम बंध कहते हैं। अब इसका जो पहला प्रकार है बंध का, इसका जो पहला यूज हम आपको बताएं, तो पहले यूज में आप कह सकते हो पानी के प्यूरिफिकेशन में, यानी पानी को शुद्ध करने में। हम क्या करते हैं, पानी में जो इम्प्योरिटी है यानी अशुद्धियां हैं, अब उन अशुद्ध पानी में हम चारकोल का टुकड़ा डाल देते हैं। जब आप अशुद्ध पानी में चारकोल का टुकड़ा डालोगे तो वो जो चारकोल है, उस चारकोल पर उस पानी में उपस्थित अशुद्धियां चिपक जाएंगी। मतलब वो जो पानी है हमारा, उस पानी में हमने चारकोल का टुकड़ा डाल दिया गया।
जब चारकोल आपने डाला तो जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां उस चारकोल के टुकड़े पर चिपक जाएंगी, यानी कि अधिशोषित हो जाएंगी, यानी ये अधिशोषण हो रहा है। और जब उस पे चिपक जाएंगे तो चारकोल उसकी पेदी में जाके बैठ जाएगा। अब उसको चारकोल को हम निकाल देंगे तो हमारा पानी जो है वो प्योर हो जाता है, मतलब पानी शुद्ध होने का प्रक्रिया में इसका पहला प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग होता है बंध बनाने। तो बंध बनाने का मतलब क्या? तो जैसे आप जानते हो कि जब शादी विवाह होती है तो उस शादी विवाह भी एक प्रकार का बंध ही है, बंधन जिसको कहते हैं। तो जब बंध बनता है तो उसमें एक अगुआ होता है। अगुआ को मतलब तुम ये कह सकते हो मीडिएटर, यानी वो अगुआ ही दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों जो पार्टीज होती हैं उन पार्टीज के बीच में आपस में उनका संवाद करवाता है, बातचीत करवाता है, जिसके कारण जो है उनकी बॉन्डिंग बनती है। तो ये जो मीडिएटर है, ये मीडिएटर क्या करता है? उनसे कहता है कि आओ, उन दोनों को अपने किसी एक प्लेस पे बुलाता है, यानी अब तुम ये कह सकते हो कि उन दोनों को कहीं एक जगह चिपकाता है, मतलब कि एक जगह पे बुलाता है और बुलाने के बाद उन दोनों को जोड़ देता है। उसी ठीक प्रकार से हमारा उत्प्रेरक हमारा होता है। वो उत्प्रेरक का मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने की दर को बढ़ा दे। कोई रासायनिक अभिक्रिया धीमे धीमे चल रही है, उसमें कोई आप उत्प्रेरक डाल दोगे तो वो तो तेजी से होने लगेगा, उसी को हम कहते हैं उत्प्रेरक। अब वो जो उत्प्रेरक है वो उसकी एक क्रिया होती है इस प्रकार की, अधिशोषण की क्रिया उत्प्रेरक की। तो वो करता क्या है? उत्प्रेरक पदार्थ होता है, उस पे दो चीजें आके चिपक जाती है। अब चिपकने के बाद वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। तो इसी ये दो यूज इसका हमने आपको बताया अधिशोषण का। पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी जल को शुद्ध करने में, और दूसरा किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो प्रयोग किया जाता है, ठोस उत्प्रेरक जो प्रयोग किया जाता है, वो कैसे कार्य करता है, वो भी इसी के कारण होता है। तो हम इसके बारे में धीमे धीमे आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे हम बढ़ेंगे। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अच्छा, भौतिक का मतलब आप जानते हो जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि आप रासायनिक अधिशोषण को जानते हो कि जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। मतलब कि भौतिक अधिशोषण तो आप कहोगे एक ऐसे अधिशोषण की प्रक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा अधिशोषण का प्रक्रम जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसके गुण जो है वो प्रारंभिक पदार्थ से अलग होते हैं, मतलब अलग होंगे उसके गुण, उसे हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। सिंपल सी बात कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण के पश्चात नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और अवशोषण रासायनिक अधिशोषण के पश्चात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ये इनके डेफिनेशंस हैं। तो रासायनिक भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण हमने ये दोनों को समझा दिया आपको। अच्छा, अब आगे बात करेंगे। रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर होता है कि कब भौतिक अधिशोषण होगा और कब रासायनिक अधिशोषण। इतना आप समझ गए होंगे कि भौतिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो हमारा जो अगला है वो है भौतिक अधिशोषण, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन, और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये हमारा आप हेडिंग डाल लोगे और इसमें दो ब्रांच बना लीजिएगा। पहले में आप लिख सकते हैं भौतिक चाहे रासायनिक, ठीक है, भौतिक ही ले लेते हैं। पहले में हमने लिख लिया भौतिक अधिशोषण और दूसरे में हमने लिख लिया रासायनिक अधिशोषण। तो ये है हमारा भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो सवाल ये है कि भाई कैसे कब कब होगा, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं।
तो हम आइए देखते हैं भौतिक अधिशोषण। तो जब भौतिक अधिशोषण होता है तो जो दो पदार्थ होते हैं, मतलब एक जो पदार्थ हमारा ठोस और कोई दूसरा द्रव है, चाहे गैस है या ठोस ही है वो जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो बहुत क्षीण होता है, जिसे क्षीण वांडर वाल बल के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक, भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के मध्य क्षीण वांडर वाल बल होता है। मतलब वो एक दूसरे को बहुत तेजी से नहीं पकड़े होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो बल है बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब वो बस जुड़े होते हैं बहुत थोड़े से फोर्स से। जैसे एग्जांपल के तौर पे वही बात, जब पॉलीथीन हमने लिया उस पॉलीथीन को अपने पानी में डाल दिया तो वो जो पानी के छोटे छोटे कण थे या बूंदे थी वो चिपक गई है। अब आप बताइए कि अगर हम उसको हटाना चाहें बूंदों को, अगर वो बूंदों को हटाना चाहें तो क्या बड़ा जटिल प्रक्रम है क्या? अरे बहुत सिंपल है, वो तो कुछ है ही नहीं, बस सिंपल से चिपका हुआ है, आप फूंक मारेंगे तब भी हट जाएगा। इसका मतलब जो है वो एक दूसरे से बहुत दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा जुड़े हुए हैं। तो पहला पॉइंट आपने समझा कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोष और अधिशोषक दोनों के मध्य क्षीण वांडर वाल बल होता है। तो ये पहला था। दूसरा रासायनिक अधिशोषण। जब रासायनिक अधिशोषण होता है तो उन दोनों यानी अधिशोष और अधिशोषक के मध्य, अधिशोष और अधिशोषक के मध्य प्रबल प्रबल सहसंयोजक आबंध, सामान्यतः सहसंयोजक प्रबल बंध बनता है जो सामान्यतः सहसंयोजक होता है। अब एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। इसका एग्जांपल भौतिक अधिशोषण का, भौतिक अधिशोषण का एग्जांपल वही हमने जो बताया पॉलीथीन वाला, या दूसरी तरह आप कह सकते हो जब कार खड़ी है, मान लीजिए कहीं रोड पे कहीं खड़ी हुई है तो उसमें धूल के कण उड़ उड़ के जाके कार पे बैठ जाता है। जो कार खड़ी है, चाहे मोटरसाइकिल खड़ी है, स्कूटर, चाहे कुछ भी खड़ा हुआ है, अब आप देखेंगे कि अगल बगल से डस्ट पार्टिकल यानी जो धूल के कण हैं वो जाके उस गाड़ी पे चिपकेंगे। अब पहले वो कार थी, लेकिन क्या जब वो चिपका, मैंने जब धूल के कण उस पे आके चिपके तो बैल बन गया क्या? नहीं बना। जब बैल नहीं बना मतलब उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आया, वो कुछ बदला नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात, बस इतना कहना चाहते हैं कि नहीं बदला। जब नहीं बदला तो उसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। दूसरा ये रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में मान लीजिए आपने लोहे का टुकड़ा रख दिया, लोहे का एक टुकड़ा रख दिया गया। अब उस लोहे के टुकड़े पर जब आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जो ऑक्सीजन हमारी या नमी है, ऑक्सीजन, ये लोहा है हमारा, ऑक्सीजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे कण आ रहे हैं और इस पे चिपक रहे हैं। चिपकने के बाद कुछ समय बाद आप देखोगे कि थोड़े दिनों के बाद ये अधिशोषण हुआ, यानी लोहा था ये अधिशोषक है। अब जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आए वो इस पे चिपक गए, तो जो लोहा था वो अधिशोषक है, जो गैस के कण आए वो अधिशोष है। तो अब इसके उपरांत क्या होगा, कुछ समय के पश्चात आप देखोगे कि लोहा सड़ने लगेगा, लोहे की क्षरण होने लगेगी। तो हम कह रहे हैं कि ये पदार्थ बदल जाता है। तो आप कहोगे कहाँ बदला, ये तो बस जंग लग गया उसमें या सड़ गया कह लीजिए, तो बदल गया। बदलने का मतलब ये है, देखिए दोनों की प्रबलताएं डिफरेंस हो गई, दोनों की प्रबलताएं बदल गई। जब वो प्योर लोहा था तो उसकी प्रबलता कुछ और थी, मतलब उसको थोड़ा मजबूत है, थोड़ा ऐसे सिंपल सा उसका गुण बता देते हैं आपको, तो वो मजबूत था। लेकिन जब वो जंग में चला गया तो जंग जो है पपड़ी बन करके निकलने लगता है, मतलब वो दुर्बल हो जाता है, आप ये कह लीजिए। तो यहाँ पे बदल गया। तो दोनों का एग्जांपल समझ लीजिए, यानी कार खड़ी है उस पे धूल का कड़ा है, तो कौन सा अधिशोषण? भौतिक अधिशोषण। या पॉलीथीन था उसको पानी में रख दिया गया, तभी भौतिक अधिशोषण। अब अगर कोई धातु पदार्थ है, उस धातु पदार्थ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो सड़ गया, वही वो सड़ने लगा, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों का हमने पहला पॉइंट बता दिया, क्षीण वांडर वाल बल और ये प्रबल बल, जिसे सामान्यतः सहसंयोजक बल कहते हैं। तो पहला पॉइंट इस दोनों का तैयार हो गया, आपको दोनों को लिख लेना। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट हम ये कहते हैं कि ये जो होता है भौतिक अधिशोषण, ये उत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल का मतलब कहोगे आप कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। अब कैसे एग्जांपल समझते हैं? उत्क्रमणीय का मतलब, पहले कार थी, भौतिक एग्जांपल, कार थी और डस्ट पार्टिकल आया था, चिपक गया था। अब आप बताइए कि यानी पहले दोनों सेपरेट थे, माने अलग अलग थे, अब बाद में दोनों चिपके हुए हैं। अगर उन दोनों को अलग करना है तो क्या इजी नहीं है? अरे कोई कपड़ा लीजिए, साफ कर दीजिए, मतलब साफ किया आपने तो आप देखेंगे डस्ट पार्टिकल अलग और चमचमाती हुई कार अलग, तो दोनों अलग अलग हो गया। जब दोनों अलग अलग हो सकता है और इजीली हो सकता है तो उसको हम कहते हैं, इसीलिए भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब जो मतलब जहां गया है उसे बैक भी आ सके, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय। अच्छा, अनुत्क्रमणीय, एक बार जो बन गया उसको आप पुनः फिर से बैक नहीं आ सकते हो, उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। एग्जांपल के तौर पे, जब जंग लग गया, लोहा सड़ गया, तो उससे आप अब जो है शुद्ध लोहा प्राप्त करना मतलब नहीं किया जा सकता है। शुद्ध लोहा बैक मतलब आकर के प्योर जो हमारी आयरन है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे हम कहते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय है। तो सिंपल सा फिर से समझ लीजिए कि अब पॉलिथीन वाला, पॉलिथीन आपने लिया, पानी की छोटी छोटी बूंदें आके चिपक गई, अब दोनों को अलग करना है, पहले अलग अलग था, दोनों चिपक गए, तो अलग अलग ये हमारा शुरुआत वाला है, दोनों चिपक गया, ये अंतिम वाला है। इसको बैक ले आना है तो हम क्या करेंगे? अरे कपड़ा लेके साफ कर दीजिए या तो फूंक दीजिए, जब फूंकेंगे तो आप देखेंगे पानी जो है अलग हो गया और पॉलिथीन जो है वो अलग हो गया, तो इसीलिए उत्क्रमणीय है और ये अनुत्क्रमणीय है। अच्छा, दूसरा, तीसरा अगला पॉइंट हम कहेंगे, इसकी क्रिया विशिष्ट नहीं होती है और इसकी क्रिया विशिष्ट होती है। क्रिया विशिष्ट नहीं होती है। आपको थर्ड पॉइंट लिखना है, इसकी क्रिया विशिष्ट नहीं होती है, इसकी क्रिया विशिष्ट होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? विशिष्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज का कोई किसी के घर में ऐसा लड़का होता है कि जो कुछ ही चुनिंदा चीजों को खाता है, वो दुनिया में फुटा नहीं करता है, हमको ये नहीं खाना है, हमको वो नहीं खाना है, हमको ये नहीं खाना है, हमको वो नहीं खाना है, तो वो विशिष्ट चीजें खाता है, माने कुछ चुनिंदा चीजें खाता है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे। और दूसरा, और कुछ ऐसे होते हैं गाय टाइप के, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अरे जो है आओ ले लेते हैं, लपेटे खत्म करते हैं, तो उसकी क्रिया विशिष्ट नहीं होती। मतलब जिसकी क्रिया विशिष्ट है वो चुनिंदा चीजों को, चुनिंदा लोगों से जुड़ेगा, चुनिंदा चीजें खाएगा, उसे हम कहेंगे इसकी क्रिया विशिष्ट होती है। और जिसकी विशिष्ट नहीं है, जो ही पा रहा है वही खा ले रहा है, उसको हम कहते हैं इसकी क्रिया विशिष्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे धूल और कार का एग्जाम्पल हमने दिया था। धूल और कार ये भौतिक अधिशोषण में था और लोहा और ऑक्सीजन ये था रासायनिक अधिशोषण। तो अब हमको ये बताइए कि धूल भेदभाव करती है क्या, कि हम सलमान खान के गाड़ी पे नहीं चिपकेंगे और कौन भूखा नंगा जाएगा बेचारा गाड़ी लेके तो उस पर चिपक जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, धूल भेदभाव नहीं करती है। मतलब कि धूल जो है प्रत्येक गाड़ी पे एक समान रूप से चिपकती है, उसका कोनो विशिष्ट नहीं है कि लाल कलर की गाड़ी आई तो हम चिपक, नीला कलर की आएगी तो हम नहीं चिपकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसकी क्रिया विशिष्ट नहीं होती है। पॉलिथीन, लाल पन्नी ले बस पानी चिपकेगी, और नहीं अगर लाल पन्नी के अलावा कोई दूसरी कलर की पन्नी ले आया आपने, पॉलिथीन ले आया तो नहीं चिपके, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए इसकी क्रिया विशिष्ट नहीं, मतलब ये किसी से हो सकता है, इसकी क्रिया विशिष्ट होती है। अब लोहा, ऑक्सीजन, तो मतलब कि ये अब लोहे पे कोई अन्य धातु यदि आप चिपकाओगे, मान लीजिए लोहे पे एल्यूमिनियम, तो नहीं चिपकेगी, तो दोनों ठोस है, यहाँ पे भी तो दोनों ठोस ही था, लेकिन यहाँ पे नहीं चिपकेगी। इसमें ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो एक दूसरे से क्रिया करें, जो एक दूसरे से जुड़ जाए, जो एक दूसरे बंध बनाना चाहें, वही इसमें रासायनिक अधिशोषण करते हैं, और इसमें कोई भी कर लेता है भौतिक अधिशोषण। तो अच्छा, ये 3 पॉइंट, 14 पॉइंट।
ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, गैस के प्रकृति पर निर्भर करती है। जो गैस आसानी से द्रवित होती है, आसानी से द्रवित होती है, उस वो भौतिक अधिशोषण दिखाता है। ये आपको लिख लेना है, गैस के प्रकृति पर निर्भर करती है। जो गैस आसानी से द्रवित होती है वो भौतिक अधिशोषण दिखाती है। अच्छा, इसमें इसका भी चौथा पॉइंट, ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसमें जो गैस है वो उस पदार्थ से अभिक्रिया करना चाहिए, उस पदार्थ से क्रिया करनी चाहिए। मतलब जो भी हमने पदार्थ लिया है वो से कोई, जैसे यहाँ पे आयरन था, ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो हो गया, लेकिन अगर कोई दूसरी गैस हम नाइट्रोजन लेंगे तो नहीं होगा, तो नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसमें भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। बशर्ते बात, इसमें जो आसानी से द्रवित होगी वो जल्दी चिपक जाएगी, वो ज्यादा चिपकेगी। आप ये कह सकते हो वो ज्यादा चिपकेगी, इसीलिए भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। अब रासायनिक अधिशोषण मतलब दोनों अभिक्रियाएं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया। पांचवा नंबर, ये कम ताप पर होती है, ये कम तापमान पे होगी, और इसमें कोई टेम्परेचर, इसमें अधिक तापमान, जैसे टेम्परेचर हम लगाते हैं, जब अधिक तापमान होगा तो इसमें ये कम, जब तापमान अब कम रहेगा तो भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। इसमें भी तापमान का कोई बहुत विशेष वो नहीं है, लेकिन इसमें भी कम तापमान रहे तब ज्यादा होगा, क्योंकि जब तापमान कम होता है तो नमी बढ़ती है, और जब नमी बढ़ती है तो जंग जल्दी लगता है। कुछ स्पेशल केस छोड़ के बाकी में कम तापमान चाहिए, इसमें भी कम तापमान चाहिए। अब ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए भौतिक अधिशोषण का मतलब कि उसमें चिपक जाना है, तो यदि आप तापमान बढ़ा दोगे तो जो द्रवित अणु था, जो द्रव में था, वो गैस में चला जाएगा। जैसे उड़ के भाग जाएगा भाई, इसलिए जब भाग जाएगा तो हम कहेंगे कि भौतिक अधिशोषण कम हो गया। यानी कम तापमान तो भौतिक अधिशोषण ज्यादा, और ज्यादा तापमान तो भौतिक अधिशोषण कम। तो ये बात रही। अगला आप एक और कर सकते हो कि इसका जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब कोई क्रिया होती है तो जितनी ऊर्जा में परिवर्तन आता है, जितनी एनर्जी में डिफरेंस आता है, उसे हम एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। इसका एंथैल्पी परिवर्तन कम होता है और इसका एंथैल्पी परिवर्तन ज्यादा होता है। इसका एंथैल्पी परिवर्तन कम, इसका एंथैल्पी परिवर्तन ज्यादा। बस वैसे भी आप समझ सकते हो कि जब दो कण, इसमें आपको बताया गया कि इसमें जो कण होते हैं दो, यानी अधिशोष और अधिशोषक जो होते हैं, वो एक दूसरे को छीड़ बल से आकर्षित करते हैं। तो जब धीमे धीमे आप किसी चीज को खींचोगे अपनी तरफ तो आपको जो ऊर्जा निकलेगी वो कम निकलेगी, लेकिन जब अचानक से आप बहुत तेज से खींचोगे, इसमें प्रबल बल है, अचानक से बहुत तेज से खींचोगे तो इसमें जो है ऊर्जा ज्यादा निकलेगी। तो आप कह सकते हो एंथैल्पी परिवर्तन इसमें कम होता है और एंथैल्पी परिवर्तन इसमें ज्यादा होता है। तो भौतिक अधिशोषण में एंथैल्पी परिवर्तन कम और रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी परिवर्तन ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक और टॉपिक, 6 हो गया, 7 टॉपिक लिख देते हैं। एक और टॉपिक आप लिखोगे, एक और आप डिफरेंस लिख लोगे कि दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, अरे कार जितनी बड़ी होगी उस पे चिपकने वाला धूल, जो धूल के कण है वो ज्यादा चिपकेंगे, यानी अधिशोषण ज्यादा होगा। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, और ये भी पृष्ठ क्षेत्रफल होने के साथ, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अरे बड़ी कार रहेगी, ज्यादा धूल चिपकेगा, बड़ा लोहा होगा, चौड़ा लोहा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन के कण चिपक पाएंगे, और जो है सड़न या जो आप कह सकते हो Fe2O3 वो ज्यादा बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ दोनों परिघटनाएं दोनों बढ़ जाती हैं। तो ये है हमारा टॉपिक, इतना खत्म हुआ। आगे के टॉपिक और भी कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं। ठीक लगे तो बताइए, नीचे कमेंट करिए कि ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियोस आगे भी कंटिन्यू की जाएंगी।
थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए वीडियोस बनाने में मतलब फील नहीं आ पाता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, फील अप नहीं हो पाता है। तो इसलिए धीमे धीमे चीज़ों को थोड़ा मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखिए और देखिए समझ में आता है नहीं आता, अगर कमेंट नीचे बताइए, और अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। जल्दी नया वीडियो आएगा, तो तब तक के लिए